हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट होगा और ये आपका रोजगार पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इस श्रृंखला में आपके 15 प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिसमें 15 आपके जीएस के होंगे, 15 मैथ के, 15 हिंदी के और 15 रीजनिंग के होंगे, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अभियान शुरू किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ और भी अभियान शुरू किए हैं, जैसे कि पहला अभियान है आपका निःशुल्क बोरिंग अभियान। ठीक है, निःशुल्क बोरिंग अभियान या फिर कह सकते हैं आप योजना, ये कब शुरू की थी? तो ये 2004 में शुरू की है। इसके अलावा अभी चल रही है आपकी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये आपकी 2020 में शुरू की थी। और इसके अलावा एक योजना और चल रही है, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। ये वाली योजना कब शुरू की थी? तो ये योजना शुरू की थी 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को योजना शुरू की थी। ठीक है, कुछ योजना है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है, बुक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके रूपा पाई, मेघना राय, नीलम पटेल या फिर करुणा बन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपा पाई। रूपा पाई कुछ और पुस्तकें हैं, वो क्या है? द गीता फॉर चिल्ड्रन। एक पुस्तक का नाम और लिख लीजिए, द गीता फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा बात करें नीलम पटेल की पुस्तक है, उसका नाम है बर्निंग इट डाउन। इसको भी लिख लीजिए आप, बर्निंग इट डाउन। किसकी पुस्तक है? ये आपकी नीलम पटेल की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 6, 5, 1 या फिर 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात करें कि यूनेस्को द्वारा जो एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड आयोजित किया गया, वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया है चीन में। कहाँ किया गया है? चीन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायना एडुल्जी। ये कहाँ की रहने वाली है? ये आपकी मुंबई की रहने वाली है। ठीक है, बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय आपका दुबई में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो इसमें वर्तमान में जो हेड है वो है आपके ग्रेग बर्कले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था, जबकि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तर प्रदेश पड़ गया। इसलिए सन 2018 से 24 जनवरी 2018 से क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बात करें 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और बात करें 25 जनवरी की, 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को पता ही है आपको क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है और एक तरफ क्या है? उनके जिले दे रखे हैं। आपको बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। महावीर स्वामी अभयारण्य दे रखा है ललितपुर में, लाख बागोची दे रखा है कन्नौज में, किशनपुर दे रखा है बलरामपुर, और रानीपुर दे रखा है आपको चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनपुर। किशनपुर कहाँ पर है? ये आपका लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, किशनपुर कहाँ है आपका? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, जो कि आपका महावीर स्वामी दे रखा है। ये क्या है? ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, रोपड़, मांडा, बनावली या फिर हुलास। तो रोपड़ कहाँ पर पड़ता है? रोपड़ आपका पंजाब में है, मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा हुलास। हुलास कहाँ पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? आपका सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान और है, मतलब स्थान तो काफ़ी है, लेकिन उनमें से एक स्थान क्या है? प्रमुख है,
वो कौन सा है आपका? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। ठीक है, क्या है? सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर। जो कि किस नदी किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखिए किस नदी किनारे है? ये आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नचना कोठारा का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यहाँ पे किस जिले में पड़ता है? ये आपका पड़ता है ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में। ठीक है, बाकी ये तीनों जो मंदिर हैं यहाँ पे कहाँ पड़ते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, एमपी में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बागपत लकड़ी खिलौने, अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चमड़ा उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपका बागपत। बागपत में क्या होता है? बागपत में एक उत्पाद एक योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत क्या बनाया जाता है? होम फर्निशिंग गुड्स। होम फर्निशिंग गुड्स, ठीक है, यानी घर की साज सज्जा का सामान बनाया जाता है, फर्निशिंग गुड्स। जबकि ये जो लकड़ी के खिलौने ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये आपको बनाए जाते हैं चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट। बाकी सभी आपके क्या है? सही सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। आपके ऑप्शन है अल्लाह रखा, अहमद जान थिरकवा, शिव कुमार शर्मा या फिर पंडित किशन महाराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित किशन महाराज। ठीक है, इसके अलावा बात करें अल्लाह रखा की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पंजाब में। और ये भी कौन है? ये भी आपके तबला वादक है। इसके अलावा एक तबला वादक का नाम आपने और सुना होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी क्या है? भारत के प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, इसके बाद बात करें शिव कुमार शर्मा की, ये कौन है? शिव कुमार शर्मा आपके क्या है? संतूर वादक है, संतूर वादक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? विशु, फूलदेही, डोल यात्रा या फिर नुआखाई। तो उत्तराखंड का जो प्रमुख क्या है त्योहार है वो कौन सा है? फूलदेही त्योहार उत्तराखंड का प्रमुख है। इसके बाद बात करें विशु, विशु कहाँ का है? ये आपका केरल का है। नुआखाई कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। और जो डोल यात्रा ये कहाँ का है? ये आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? कानून, वास्तुकला, खेल या फिर चिकित्सा। तो ये विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि ये विधान चंद्र रॉय थे ये कौन थे? ये प्रमुख चिकित्सक थे। और इनके जन्म दिवस को यानी कि 1 जुलाई को ही, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या है? 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे या फिर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपकी केसी सीधन पिल्लई, सी.आर. राव, रघुराज बहादुर या फिर पी.सी. महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर है पी.सी. महालनोबिस। पी.सी. महालनोबिस संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, वो क्या है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो आपकी पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, कौन सी वाली? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय 5 ईयर प्लान। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित थी? पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। इसके अलावा बात करें केसी सीधन पिल्लई, ये कौन थे? इनको भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। ठीक है, भारत का मेट्रोमैन। ठीक है, भारत का मेट्रोमैन कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। दमिश्क किसकी राजधानी है? तो सीरिया की। बात करें दमिश्क जो सीरिया है वो किस किस सागर के तट पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के तट पर। यानी सीरिया की जो सीमा वो किस सागर से लगती है? तो भूमध्य सागर से लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के किस शहर में उपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? भावनगर, बड़ोदरा, जूनागढ़ या फिर आनंद। तो जो जूनागढ़ है उसमें क्या है? उपरकोट की बौद्ध गुफाएं हैं। बात करें जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ को कब भारत में मिलाया गया था? तो 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा बात करें जूनागढ़ अभिलेख, एक आपने सुना होगा इतिहास में जूनागढ़ का अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका था? तो वो था आपका रुद्रदामन का, रुद्रदामन फर्स्ट का था
जूनागढ़ अवली। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो वो आपका गुजरात में जूनागढ़ जिले में ही है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। गिर नेशनल पार्क यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है, जूनागढ़ में। और जो गिर नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है, तो वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एशियाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये सारे क्वेश्चन है, साथ में ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, बात करें सार्क की, SAARC सार्क। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। तो इसमें कुल कितने देश हैं, इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है कि कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, तो देखिए पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, जबकि चीन क्या है, इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत इस संगठन का सदस्य है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए ये इसका सार्क का मुख्यालय और नोट कर लीजिए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू यानी कि नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुटियाट्टम। ठीक है, बात करें अमूर्त धरोहरों की, तो वर्तमान भारत में कितने अमूर्त धरोहर हैं, तो 15 अमूर्त धरोहर हैं। ठीक है, 2023 में कितनी थी, 14 थी। 2023 के सितंबर या दिसंबर महीने में आपको क्या हुआ है, एक 15वीं साइट और जुड़ गई है। 15वां एक अमूर्त धरोहर और जोड़ी गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 15वीं अमूर्त धरोहर है वो कौन सी जोड़ी गई है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 15। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भीम का पूर्ण रूप क्या है, भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, भारत इमीडिएट फॉर मनी, या फिर भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 30 दिसंबर 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 30 दिसंबर 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, यानी भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश था भूटान। ठीक है, ये भी साथ में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना था, तो भारत ने जो जीएसटी का मॉडल लिया है वो किस देश से लिया है, वो लिया है आपका कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जैसे 21 संविधान संशोधन द्वारा भारत में लागू हुआ था, 101 में संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लागू हुआ था। कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो प्रथम राज्य था आपका असम। और ये किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था, तो विजय केलकर समिति। ठीक है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। और इस किस प्रकार कर है, तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। सारे पॉइंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही, चंबल, नर्मदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है माही नदी, ये भारत की जो कर्क रेखा है, मतलब जो रेखा आपकी भारत के बीचों बीच से गुजरती है उसको 2 बार काटती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए। जैसे जो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। इसके अलावा कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब दिखता है, यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं आपकी 21 जून को। कब पड़ती है, 21 जून को। और 21 जून ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके अलावा कुछ और नदियां हैं जो कि कुछ रेखाओं को 2 बार काटती हैं। जैसे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। कौन सी है, लिम्पोपो। ठीक है, इसके अलावा आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो भूमध्य या फिर आप कह सकते हैं बृहस्पति रेखा को। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो या फिर जायरे। ठीक है, कांगो कह लीजिए या फिर जायरे नदी। ठीक है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन दिया है, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक होता है, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा, मध्यम ताप तथा भारी वर्षा, उच्च ताप तथा मध्यम वर्षा, उच्च ताप या भारी वर्षा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो गेहूं की खेती होती है वो कब होती है, तो आपकी गेहूं की खेती जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और
मार्च अप्रैल में क्या होती है, काटी जाती है। ठीक है, तो आपको पता है सर्दियों का टाइम होता है, तो सर्दियों में ज़्यादा वर्षा तो होती नहीं है, ना ही ज़्यादा ताप होता है, तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे गेहूँ की जो फसल है वो किस टाइप की फसल है। गेहूँ की फसल आपकी पड़ती है रबी की फसल के अंतर्गत। ठीक है, गेहूँ की फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी ऐसे कौन से दो राज्य जिनकी सीमा क्या है, नेपाल से लगती है। सिक्किम हरियाणा, इनकी सीमा नहीं लगती है। सिक्किम बिहार, सिक्किम की भी लगती है और बिहार की भी लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। बात करें नेपाल की, तो नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं, नेपाल से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, तो 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, 7 जिलों की सीमा किसे लगती है, नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको दर्रे दे रखे हैं, एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं। आपसे पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और पालगढ़ दर्रा केरल में। जिसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाथुला कहाँ पर पड़ता है, नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, कुछ प्रमुख दर्रे नोट कर लीजिए। जैसे दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और बोमडीला दर्रा कहाँ पड़ता है, बोमडीला, ये भी आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर बोधगया। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहलाती है, निर्वाण कहलाती है। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनगर में। और सारनाथ में क्या हुआ था, प्रथम उपदेश दिया था तो वो दिया था आपको सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। मणिमेखले, शिल्पाधिकारम, तोलकाप्यम या फिर जीवक चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोलकाप्यम। ठीक है, इसको तमिल साहित्य का व्याकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तमिल व्याकरण भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, यानी आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी, मगध, कांची या फिर कल्याणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, 2 भाइयों ने मिलकर इस राज्य की स्थापना की थी। और बात करें हम्पी की, तो करंट में क्वेश्चन क्या बनता है इससे, हम्पी से, कि हम्पी में आपका एक, देखिए हम्पी का जो आपका चित्र है वो कितने रुपए के नोट पे है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम्पी है वो कितने रुपए के नोट पे छपा हुआ है, तो वो है आपका 50 रुपए के नोट पर। ठीक है, इन 50 रुपए के नोट पे हम्पी का चित्र लगा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो हुआ था 1931 में, गांधी और इरविन के बीच में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को सरोजिनी नायडू ने कहा था कि 2 महात्माओं का मिलन है, 2 महात्माओं का मिलन। ये वाली बात किसने कही थी, ये वाली बात कही थी सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर दिनेशा बांचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे डफरिन। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना करने वाले थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसकी पहली जो सभा हुई थी वो कहाँ, मैंने पहले जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी। तो जब 1949 में जब अंगीकृत किया गया था संविधान को, तो उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं।
ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार, संस्थात्मक सरकार, संघात्मक सरकार या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जो आपकी अध्यक्षात्मक सरकार है वो आपकी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि संस्थात्मक है, संघात्मक है और स्वतंत्र न्यायपालिका, तीनों विशेषताएं भारतीय संविधान की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता जब वह स्वयं प्रत्याशी हो। आगे दे रखा है आपको, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो या फिर राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो जो आपका राज्य का विधानमंडल होता है उसका उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। इसलिए क्या होता है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये लोग क्या है? राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेंगे, ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो उनको उसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? उल्लेख दे रखा है, आर्टिकल 124। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन जो आयोग है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में पड़ता है आपका 324। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपका वोट डालने का अधिकार है, वोट डालने का जो अधिकार है वो आपका किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु कितना होता है? ठीक है, आपको पता है कि सेल्सियस पैमाना जो होता है उसमें जो पानी उबलता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है? तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है। लेकिन जब बात करें फ़ारेनहाइट में तो इसमें आपको कितना जोड़ देना है? 112 डिग्री जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा? 212 डिग्री टेम्परेचर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जब जल जो उबलेगा वाष्प में परिवर्तित होगा वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है? C/5 बराबर F - 32/9। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? सी की वैल्यू 100 रखिए। 100 रखने के बाद 100/5 यानी कि 20, 20 नंबर 180, 180 प्लस 32 कितने हो जाएंगे? 212। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तपेदिक, दाद, हैजा या फिर कोविड-19। तो जो दाद, खाज, खुजली होते हैं वो किससे होते हैं? सब कवक के होते हैं। ठीक है, कवक से कौन कौन से होते हैं? दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली, गंजापन, ये सब किससे वजह से होते हैं? ये सब कवक की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणु की संख्या को सही दर्शाता है? आपको पता है कि एक मोल में परमाणु कितने होते हैं? एक मोल में जो परमाणु होते हैं 6.02 × 10⁻23 होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो संख्या। एक मोल में इतने होते हैं, तो इसमें मोल कितने हैं? 1 और 3, 4 और 5, 6। 6 मोल है, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से 36 यानी कि 3.6 × 10⁻24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइनोक्विनोन। ठीक है, फिनोक्विनोन भी कहते हैं इसे, या फाइनोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक हो जाएगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। एटेनॉल किसका है? विटामिन ए का। और कैल्सिफेरॉल किसका? विटामिन के का। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि बापगी के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? पीला, हरा, बैंगनी या फिर लाल। सबसे न्यूनतम जो ऊर्जा होती है वो किस रंग में होती है? लाल रंग में होती है। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है? तो वो होती है लाल रंग की।
जबकि सबसे कम किसकी होती है तरंग दैर्घ्य, सबसे कम किसकी होती है तो वो होती है आपकी बैंगनी रंग की। ये भी आप साथ में ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं, तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है तो लाल रंग का। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।